पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात में जमकर हुड़दंग मचाया। जहां एक ओर पाकिस्तान जश्न आजादी की तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद की सड़कों पर आधी रात को इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता भारी तादाद में जमा हो गए और माल रोड पर इमरान खान का बड़ा सा पोस्टर लगाकर जश्न मनाने लगे। इस प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े और जवान, हर उम्र के लोग शामिल रहे। इनके हाथों में पाकिस्तान के साथ साथ तहरीक इंसाफ पार्टी के झंडे भी थे। तो वहीं दूसरी ओर नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों और नेताओं के पोस्टर पर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जूते फेंककर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने पटाखे भी छुड़ाए, जिससे इस्लामाबाद का आसमान लाल रंग से रंगा दिखाई दिया। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहबाज शरीफ ने पुलिस उतार दी और आंदोलन को कुचलने की शुरुआत कर दी। इस दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस झड़प भी हुई और उसके बाद आप देखें वापस पुलिस। और जैसे ही रात के 12 बजे और पाकिस्तान में जश्न आजादी का दौर शुरू हुआ तो प्रदर्शन और बढ़ गया, जिसे रोकने के लिए पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन पीटीआई कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और पुलिस के सामने डटे रहे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मुकाबला करने को तैयार नजर आए। भीड़ इतने गुस्से में थी कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई करने लगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ की पुलिस मैदान छोड़कर भागती नजर आई और तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दौड़ा कर मारा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया और पुलिस ने पूरा मॉल रोड खाली कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो जाते हैं और इस दौरान पुलिस ने कई पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें बड़ी संख्या में लोग परेशान दिखे। तमाम बच्चों की आंखों पर भी इसका असर हुआ। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से उबल रहा है गुस्सा लोगों का। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इमरान खान के समर्थक आर पार के मूड में हैं। यह हंगामा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह इमरान खान का जेल में जाना है। इमरान की पार्टी का आरोप है कि मनमाने तरीके से इमरान को कैद किया गया है और हम आपको बता दें, यह भी कहना है कि झूठे केस में इमरान खान को फंसाया गया है। 200 से अधिक केस में इमरान आरोपी बनाए गए हैं। अगस्त 2023 से जेल में बंद है इमरान खान। समर्थकों ने आरोप लगाया है कि इमरान की पार्टी खत्म करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शहबाज सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल छीन लिया है। पीटीआई के नेताओं को डराया जा रहा है। पीटीआई नेताओं के करीबियों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। समर्थकों ने इमरान खान को रिहा करने की मांग की है और रिहा ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा है कि शहबाज के खिलाफ पीटीआई का प्रदर्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी लड़ाई से खोखला होता जा रहा है। जिस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह की आग उठी है, उससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े में बंटने की आशंका जताई जा रही है। और बलूचिस्तान का ग्वादर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गदर का मैदान बना हुआ है। यहाँ पाकिस्तान सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान की जश्न आजादी की आधी रात को बलूचिस्तान के एक मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और शहबाज सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। पूरा मैदान प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था। लोगों ने हाथ में मोबाइल की टॉर्च से रोशनी जलाकर सरकार का विरोध। दरअसल बलूचिस्तान की आजादी को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है और प्रदर्शनकारी अलग बलोच राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान का भी समर्थन हासिल है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि एक और अलग देश की मांग भी है। सिंध प्रांत को भी अलग मुल्क घोषित करने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान पर सिंधी समुदाय पर जुल्म करने का आरोप है। इसके अलावा नौकरी और अन्य सुविधाओं में भेदभाव का भी आरोप है। दरअसल सिंध प्रांत को पाकिस्तान की अनाज की टोकरी कहा जाता है। पाकिस्तान पानी के लिए इसी प्रांत पर निर्भर है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। शेख हसीना का बयान उनके बेटे सजीव वाजिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और शेख हसीना ने अपने बयान में 15 अगस्त 1975 की घटना का जिक्र किया, जब उनके पिता और परिवार के दूसरे लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने लिखा कि पिछले जुलाई से अब तक आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा के कारण कई लोगों की जान चली गई। पुलिस, पत्रकार, जनता और अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की अपील की। बर्बरता में शामिल लोगों की जांच कराने की मांग की।
5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली और वो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। इधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हसीना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना पर एक दुकानदार की हत्या का केस दर्ज किया है, जिसमें हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री और परिवहन मंत्री को भी आरोपी बनाया। दरअसल ढाका में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग में किराना कारोबारी अबू सईद की मौत हो गई। इसके अलावा शेख हसीना के सलाहकार सलमान रहमान और कानून मंत्री रहे अनीसुल हक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या से जुड़ा ये मामला आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में हुए आरक्षण से जुड़ा है। दरअसल 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बोसीला इलाके में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था और आंदोलन समर्थक इस दौरान एक विशाल जुलूस निकाल रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें अबू सईद की मौत हो गई थी। और इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू अब आर पार के मूड में आ गए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को लेकर ढाका में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के आवास के बाहर पहुंच गए और बड़ी संख्या में बांग्लादेश हिंदू मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास के बाहर एकजुट हुए। इनके हाथों में अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर भी थी। प्रदर्शनकारी नारेबाजी के साथ साथ आगे मोहम्मद यूनुस के आवास की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके सामने बांग्लादेश की सेना कतार में हथियारों के साथ खड़ी थी। प्रदर्शनकारी बिल्कुल उनके सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। वहीं दूसरी ओर युवाओं का एक और काफिला नारेबाजी करते हुए पहुंचता है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में हमले में मारे गए हिंदू युवाओं की तस्वीरें थीं। इसी बीच हिंदू महिलाओं का एक संगठन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन तभी एक शख्स पुलिस को चुनौती देते हुए नीचे बैठकर प्रदर्शन करने लग जाता है, जिसके गले में एक युवक की तस्वीर होती है। इधर महिलाएं भी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से भिड़ जाती हैं। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाते हैं, जिसका भारत में पुरजोर विरोध भी हो रहा है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि वोट बैंक खिसकने के डर से विपक्ष ने मुंह बंद कर लिया है। भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। विभाजन की त्रासदी कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और देश बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी। वोट बैंक के नाम पर देश को बांटने का काम तो मोदी जी और योगी जी करते आ रहे हैं 2014 से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग गैंगरेप की गुत्थी और उलझ गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव के अलावा बुआ कनेक्शन भी अब सामने आया है। नाबालिग लड़की से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद नवाब सिंह पर दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई। साथ ही इस मामले में लड़की की बुआ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित लड़की अपनी बुआ के साथ ही नवाब सिंह के पास गई थी। इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है। इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है। इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित लड़की के घर वालों ने भी बुआ पर गंभीर आरोप लगाए। हमारी बहन जो है लेके गई और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन को करवाया हुआ है। पुलिस अब पीड़ित की बुआ के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस का आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 से 3 आतंकियों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ डोडा जिले के पटनीटॉप के जंगलों में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जम्मू डोडा हाईवे पर असर इलाके में इस समय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को इनपुट है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो हैं वो इस इलाके में छुपे बैठे हैं।
डोडा में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और सुरक्षा बलों की गोली से 2 से 3 आतंकियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को गोली लगने के बाद खून के निशान भी मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की गोली से आतंकी घायल है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके से M4 असॉल्ट राइफल समेत कई हथियार बरामद किए हैं। वहीं डोडा में मुठभेड़ के दौरान सेना का एक अफसर भी शहीद हो गया। पटनी टॉप के जंगलों से आतंकियों से लोहा लेते हुए 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है।